वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आजकल एक टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और पिछले साल भी था कि यूएपीए क्या है। यूएपीए एक एक्ट है 1967 का। ठीक है, फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कौन सी है? ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। ये डिक्लेयर कर सकती है कि कौन सी एक्टिविटीज़ अनलॉफुल है। तो उन एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट लागू किया गया था 1967 में पार्लियामेंट के द्वारा। उसको ही कहते हैं यूएपीए एक्ट। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, अखंडता या भारत की सिक्योरिटी को भंग करता है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। अब सोवरेनिटी क्या होती है कि एक कंट्री इंडिपेंडेंट है खुद के डिसीजन लेने के लिए, यानी कोई बाहर की कंट्री उसको फोर्स नहीं कर सकती कि अपने डिसीजन चेंज करे। जैसे इंडिया अगर सीएए लागू कर रहा है तो कोई बाहर की कंट्री ये नहीं कह सकती आगे तुम सीएए हटाओ, यानी प्रेशर नहीं बना सकती कि आपको ये हटाना ही पड़ेगा। इंडिया पे कोई कंपल्शन नहीं है कि वो उसको हटाए या कोई भी बिल लाए। बस बाहर का जो वर्ल्ड है वो प्रेशर बना सकता है, लेकिन वो यहाँ पर आके उसे हटा नहीं सकता। ठीक है, इतनी बात समझ के, यानी संप्रभुता होता है, सोवरेनिटी होता है कि एक कंट्री अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले, उस पर कोई इफेक्ट ना हो बाहर की फोर्सेस का। और ऐसे इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? पूरा भारत एक है, अखंड भारत। तो अगर कोई भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा, भारत के टुकड़े करने की कोशिश करेगा, तो उसको यूएपीए के अंडर कैद कर लिया जाएगा। ऐसे ही कोई अगर भारत की सिक्योरिटी के ऊपर खतरा बनेगा, फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट आते हैं, वो भारत में बमबारी करते हैं, तो उनको भी यूएपीए के अंडर पकड़ा जा सकता है। ठीक है, और इस तरीके से एक और एक्ट है टेररिस्ट एक्ट। इसके लिए अलग से सेक्शन बना है, सेक्शन 15 ऑफ यूएपीए। अब इसके अकॉर्डिंग कोई भी टेररिस्ट पकड़ा जा सकता है यूएपीए के अंडर। अब एक बात समझिए आप, 2004 से पहले क्या था? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का मतलब था एक्शन रिलेटेड टू सेशन ऑफ टेरिटरी, यानी अगर कोई भारत की फोर्सेस आके भारत पे कब्जा करना चाहे तो उनके खिलाफ हम यूएपीए लागू कर देते थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2004 के बाद इसमें टेररिस्ट एक्ट को भी ऐड कर लिया जाता है। और अगर अब कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होगी इंडिया के अंदर किसी के द्वारा, तो उसको यूएपीए के अंडर कैद कर लिया जाएगा। इतनी बात समझ के अब ये समझिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऐड कब हुई है। ये टेररिस्ट एक्ट जो सेक्शन 15 है, ये ऐड कब हुआ है? पहले टेररिस्ट को पकड़ने के लिए दो कानून थे, एक था टाडा, एक था पोटा। टाडा था टेररिज्म एक्टिविटीज़ एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट, जिसको भाई सरकार ने दो 1995 में बंद कर दिया, यानी इसको ख़त्म कर दिया इस कानून को। पहले इसके अकॉर्डिंग टेररिस्ट को पकड़ा जाता था, लेकिन फिर इसको बंद कर दिया गया। और इसके बाद एक कानून आया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, पोटा। और इस एक्ट को भी सरकार ने 2004 में बंद कर दिया। तो जो एक्ट पहले टेररिस्ट को पकड़ने के लिए थी, सरकार ने वो एक्ट बंद कर दिए, वो कानून हटा दिए। तो उसके बाद इन कानूनों को कहाँ पर रख दिया गया? यूएपीए के अंडर। यूएपीए में 2004 में जब ये एक्ट ख़त्म हो गया, यूएपीए में एक अमेंडमेंट हुई और उसमें टेररिस्ट एक्ट एक सेक्शन जोड़ दिया गया, सेक्शन 15। तो इस तरीके से अगर कोई टेररिस्ट भी, अब उसको भी यूएपीए के अंडर पकड़ा जा सकता है, वो भी एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। अब अगली बात समझिए कि कौन डिक्लेयर कर सकता है अनलॉफुल एक्टिविटी? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। और जो व्यक्ति है, चाहे वो इंडियन हो जिसने भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या टेररिज्म एक्ट किया है, या तो चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, ये दोनों के ऊपर लग सकता है ये एक्ट यूएपीए, यानी ये यूनिवर्सली लागू हो सकता है इंडिया की तरफ से। इसमें कहा गया है इस एक्ट में कि अगर कोई व्यक्ति फॉरेनर भी है तो उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे उसने, चाहे वो बाहर से उसने क्राइम करा, उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे उसने भारत के अंदर रहते हुए ये क्राइम किया है। इतनी बात समझ के इसमें डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, यानी पूरी लाइफ के लिए जेल में। अब एक बात समझिए आप, पावर्स किसको है?
यूएपीए में पकड़ने के लिए। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में पकड़ने के लिए एजेंसी कौन सी है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी। ठीक है, अब ये अथॉरिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है। और ये बनी कब थी भाई? जब आपको याद हो मुंबई अटैक हुए थे 2008 में, तो उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना दी गई थी पूरे इंडिया के लिए, उसका ही नाम है एनआईए। तो एनआई के पास ये पावर्स दी गई है इस एक्ट में, इस एक्ट में ये पावर दी गई है कि वो प्रॉपर्टी सीज कर ले उन पर्सन्स की जो लगे उसे कि वो देश के लिए हानिकारक है, जिन्होंने अखंडता, संप्रभुता और सिक्योरिटी और टेररिज्म एक्ट किया, उनको उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ले, यानी वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ साथ एनआईए ने जिस व्यक्ति को पकड़ा है उसके लिए जो चार्जशीट है वो मैक्सिमम 180 दिन के अंदर अंदर इसको फाइल करनी होती है कोर्ट में। अब चार्जशीट क्या होता है? कोई व्यक्ति है, अगर उसको एनआईए ने पकड़ लिया तो इसके खिलाफ एक केस बनेगा कि इसने क्राइम क्या किया है, कहाँ पर किया है, क्यों किया है। ठीक है, उससे पूछताछ होगी। और जब ये एक ऐसा पेपर वर्क तैयार हो जाएगा उसको कह देंगे चार्जशीट। फिर ये चार्जशीट कहाँ पे रखनी होती है? जाके हमें कोर्ट में। ठीक है भाई, ये चार्जशीट हमें कोर्ट में रखनी पड़ती है। ठीक है, कोर्ट में जाके रखेंगे इस चार्जशीट को और फिर जो जुडिशियल है वो आगे डिसीजन लेगा अपना। ठीक है, तो चार्जशीट मिनिमम मतलब मैक्सिमम इसको 180 दिन के अंदर दायर करनी होती है। 180 दिन के बाद एक्सटेंड नहीं होगा, यानी 180 दिन तक ये अपनी रिमांड पे रख सकते हैं उस पर्सन को और उससे उगलवा सकते हैं कुछ भी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई कि कौन कंट्रोल करता है यहाँ पे? एनआईए कंट्रोल करता है। अब एक बात है, लेटेस्ट 2019 में इसमें अमेंडमेंट हुई थी यूएपीए में, और उसको कहते हैं यूएपीए बिल 2019। उसमें यूएपीए एक्ट को एक ताकत दी गई थी कि वो डेजिनेट कर सके कि टेररिस्ट कौन कौन है भारत में। समझ गए इतनी बात? तो जैसे हाफिज़ सईद हो गया पाकिस्तान में जो है, ठीक है, और कोई भी बड़े बड़े टेररिस्ट हैं उनको डेजिनेट कर सकता है कि ये पर्सन टेररिस्ट है, अगर ये कहीं पे भी दिखे मैंने पकड़े गए। ये बात समझ आ गई? अब एक बात समझ लो कि इस एक्ट का भारत सरकार अंधाधुंध यूज़ कर रही है आजकल। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की उसकी रिपोर्ट थी, 2019 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट कौन निकालता है, तो एनसीआरबी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 100% इस एक्ट के दौरान पकड़े जा रहे हैं तो उनमें से बस 2.2% ही गिल्टी प्रूव हो पा रहे हैं, यानी ओनली 2.2% ऑफ केसेस बिटवीन 2016 एंड 19 एंडेड इन कन्विक्शन। अगर 100 पकड़े जा रहे हैं तो उनमें से पता लगा कि अपराधी केवल 2 ही है, 2 या 2 से थोड़े से ज़्यादा। तो इसका कहने का मतलब यह है कि सरकार इन चीज़ों का हवाला देते हुए कभी कभी व्यक्तियों को पकड़ लेती है और उनको कहती है कि यूएपीए एक्ट का उल्लंघन किया है इन्होंने। ठीक है, और लेकिन कन्विक्शन रेट उसमें बहुत कम है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये कहने लायक है ये बात कि इस एक्ट का सरकार अंधाधुंध यूज़ करती है। अब एक बात समझिए, आज का जो न्यूज़पेपर है 17 जून का, उसमें दिल्ली पुलिस मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट बेल टू 3 स्टूडेंट इन राइट केसेस। क्या हुआ था? जो दिल्ली में सीएए के खिलाफ पिछले साल कुछ आंदोलन हुए थे, ठीक है भाई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को, कोई जेएनयू का स्टूडेंट था, कोई दिल्ली के स्टूडेंट्स को पकड़ लिया गया, क्या कहकर कि उन्होंने यूएपीए का उल्लंघन किया है, उन्होंने टेररिस्ट एक्ट की तरह बर्ताव किया है, कि उनके एक्ट टेररिस्ट की तरह थे, उन्हें पकड़ लिया गया। और अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, उनको बेल दे दी गई हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी कि इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्या कहा कि इनके जो एक्ट थे वो टेररिस्ट एक्ट थे। तो यही बात लिखी गई है यहाँ पे, द हाई कोर्ट हैज़ लॉस्ट साइट ऑफ एविडेंस इन द केस। ये दिल्ली पुलिस कह रही है कि हाई कोर्ट ने अपनी देखने की क्षमता खो दी है। इट वॉज नॉट अ सिंपल प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट, देयर वॉज एविडेंस ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो यही आज के फ्रंट पेज पे है कि दे वर बुक्ड अंडर यूएपीए आफ्टर द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सीएए
टर्न्ड वॉयलेंट। तो यही कहा गया है कि उन बच्चों को भी यूएपीए में पकड़ा गया था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट चली गई है ये कहकर कि इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो टेररिस्ट एक्ट थी, इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। तो आजकल ये चल रही है बातें। अब थोड़ा हम इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करता हूँ। भाई बेसिक नॉलेज, अगर आप एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन होंगे तो आपके आसपास क्या चल रहा है आपको सब पता होगा। आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं इस केस में क्या होना चाहिए। अब इशू क्या है इसके अंदर, यूएपीए के अंदर, ये आपका आर्टिकल 21 का हनन करता है। आर्टिकल 21 होता है पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी होता है छूट होना, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी बंदी बना लिया एकदम से। लेकिन यूएपीए में क्या होता है, एकदम आपको बंदी बना लिया जाता है, आपके सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं। मेन राइट्स है जो, जैसे फ्रीडम टू मूवमेंट, आप कहीं पे जा नहीं सकते अपने तरीके से। इशू क्यों है, क्योंकि आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। बिकॉज इसमें एकदम अगर आपको यूएपीए के अंदर बुक कर लिया गया तो आपको एकदम उठा के ले जाएंगे, ठीक है। पहली बात तो ये, और सरकार जिसको चाहे उसको उठवा सकती है, ये हवाला दे के कि उसने देश के खिलाफ कुछ बोला है या कुछ हुआ है। ऐसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बंद करता है। इसका एग्जांपल समझिए, जो सीएए के खिलाफ लड़ रहे थे, मैं नहीं कह रहा वो सारे अच्छे थे सारे बुरे थे, फॉर एग्जांपल उनमें से कुछ अच्छे लोग भी हो गए, ठीक है। और जो अच्छे लोग थे उनमें, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन अच्छे लोगों के खिलाफ भी क्या पता यूएपीए लागू कर दिया गया हो और उनको भी कहाँ डाल दिया गया हो, जेल में। वो क्या कर रहे थे, वो इसके पॉइंट्स गिनवा रहे थे, वो अपना डिसेंट कर रहे थे, वो अपना आंदोलन कर रहे थे। तो उनका जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो अपनी बातें रख रहे थे, उनको दबा के उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ केसेस में उनका जो ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये भी, इसका भी हनन होता है, आर्टिकल 19। अब एक बात, ये जो यूएपी एक्ट है, कहा जाता है ये संघवाद के खिलाफ है, यानी फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, नीचे स्टेट्स है, तो इन दोनों के बीच में आपस में अच्छी बातचीत होनी चाहिए। जो इसका फील्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको अपने फील्ड में काम करना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट का फील्ड है उसे अपने फील्ड में काम करना चाहिए। अब देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर का फील्ड होता है, यानी पुलिस वाला, ये स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। यानी अगर किसी ने क्राइम किया तो पुलिस पकड़ेगी उसको और उसको सजा देगी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है यूएपीए एक्ट में, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो वो सीधा एनआई को कह देगी कि इस व्यक्ति को पकड़ लीजिए। और एनआई किसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स गवर्नमेंट कहती थी कि जो ये पुलिस का सब्जेक्ट है ये स्टेट के अंदर है, तो इन व्यक्तियों को सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों पकड़ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे फील्ड में एंटर क्यों कर रही है इनको पकड़कर, ठीक है। तो यही कहा गया है कि अथॉरिटी ऑफ स्टेट पुलिस अंडरमाइंड, क्योंकि पुलिस क्या है, स्टेट सब्जेक्ट में है। अब देखिए शेड्यूल 7 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे शेड्यूल है। जो शेड्यूल 7 है वो पावर्स का डिफ्रेंशिएट करता है कि स्टेट्स के पास किस फील्ड में पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किस फील्ड में पावर है। ऐसे उसी को कहा गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिस फील्ड में पावर है उसको कहा है यूनियन लिस्ट, कि जिस फील्ड में यूनियन की पावर है उसको यूनियन लिस्ट कहा गया है, जिसमें स्टेट की पावर है उसको स्टेट लिस्ट कहा गया है। जो यूनियन लिस्ट है वो लिस्ट 1 है और स्टेट लिस्ट लिस्ट 2 है। और जिन फील्ड में इन दोनों की पावर है वो है कौन सी, लिस्ट 3। तो जो स्टेट्स है वो कह रही थी कि पुलिस का सब्जेक्ट लिस्ट 2 में है, तो स्टेट्स को डील करना चाहिए इन केसेस के खिलाफ, टेररिज्म एक्ट के खिलाफ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो लिस्ट 1 और लिस्ट 3 में काम कर सकती है, उसने हवाला दिया कि लिस्ट 1 में कुछ ऐसे फील्ड है जहां पर हमें पावर दी गई है कि हम उन व्यक्तियों को पकड़ सके जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को उल्लंघन करें। फॉर एग्जांपल, इस केस को बम्बई हाई कोर्ट में ले जाया गया था और उसने कहा था, बम्बई हाई कोर्ट ने, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एनआईए है और जो वो यूएपीए एक्ट में पकड़ती है लोगों को, वो वैलिड है। क्योंकि लिस्ट 1 और लिस्ट 3, जो लिस्ट 1 किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और लिस्ट 3 है कनकरेंट लिस्ट जो दोनों की है, उनमें ये प्रोविज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर सकता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन।
और जो एनआईए है ये भी क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। तो जो एनआईए का सेटअप है वो बिल्कुल सही है कि ये कोई इलीगल नहीं है, क्योंकि मुंबई हाई कोर्ट में केस फाइल किया गया था कि एनआईए इलीगल है एक किस्म से, क्योंकि ये उस फील्ड में एंटर करती है जहाँ पे स्टेट्स का वर्क है। लेकिन फिर मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि नहीं, लिस्ट 1 में ऐसे कुछ जगहें हैं जहाँ पे लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एक सेंट्रल अथॉरिटी बना सकते हो। तो इस तरीके से मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी। करंट के हिसाब से तो यही था कि उन स्टूडेंट्स को यूएपीए में बुक किया गया था, उनको छोड़ दिया गया है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब फिर से कह रही है कि इनकी एक्टिविटीज़ टेररिस्ट एक्ट थी। सो होप यू लाइक इट, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना भाई। थैंक यू, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।